जय हिंद। टॉपर्स की डायरी चैनल की इस गहरी चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आज की इस डीप डाइव में हमने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और 2025 तक के ताज़ा घटनाक्रमों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है वो भारत की संगीत धरोहर और वाद्य यंत्रों की सदियों लंबी यात्रा पर आधारित है। हाँ, तो आज की चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सुनने वालों के सामने ये स्पष्ट करना है कि वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ लकड़ी और तारों का कोई ढांचा नहीं होते। सही कहा। वो विज्ञान, इतिहास और कारीगरों की सदियों की मेहनत का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और मुझे स्रोतों में मौजूद इस विविधता को देखकर बहुत उत्साह महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जिसे हम सिर्फ संगीत समझते हैं उसका भी अपना एक गहरा विज्ञान होता है और उसका अपना एक भूगोल भी होता है। एकदम सही बात है। अगर हम इस सफर की शुरुआत करें तो सबसे बुनियादी चीज है ध्वनि की उत्पत्ति, मतलब साउंड कैसे पैदा होता है और उसकी जड़ें हमारी सबसे पुरानी सभ्यताओं में कैसे जुड़ी हैं। एकॉस्टिक साइंस है ना? हाँ बिल्कुल। हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने वाद्य यंत्रों को मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक श्रेणियों में बांटा है: पवन, ताल और तंतु। तो इसका मतलब पवन जो है वो हवा के प्रवाह पर काम करता है और ताल चमड़े की झिल्ली पर हाँ, आघात से, राइट? और तंतु तारों के कंपन से। ये वर्गीकरण तो मुझे सीधे तौर पर प्रकृति के मूल तत्वों की याद दिलाता है, जैसे हवा, धातु और चमड़ा। बिल्कुल। और तंतु वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसकी सबसे प्राचीन जड़ वीणा में मिलती है। वैदिक साहित्य वाली वीणा। हाँ, वैदिक साहित्य में साफ तौर पर जिक्र है कि देवी सरस्वती द्वारा जो वीणा धारण की गई थी उसे कच्छपी वीणा कहा जाता था। कच्छपी मतलब कछुए से जुड़ा हुआ कुछ? सही पकड़ा। कच्छपी का अर्थ ही कछुआ है। इसमें ध्वनि को गूंजने के लिए यानी रेजोनेंस के लिए कछुए के खोल का उपयोग किया जाता था। अरे वाह! मतलब हमारे पूर्वजों को रेजोनेंस के भौतिक विज्ञान की इतनी गहरी समझ बहुत पहले से ही थी। हाँ, वो खोल एक रेजोनेटर का काम करता था, जिससे आवाज कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन इन स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य भी है। मतलब पवन उपकरणों की श्रेणी में बांसुरी और शहनाई तो समझ में आती है, पर उसके साथ साथ पियानो को भी रखा गया है। बिल्कुल, पियानो को पवन उपकरणों की श्रेणी में रखा गया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो चौंकाने वाला वर्गीकरण है। पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि उसमें तो 88 मतलब 88 तत्व या कीज होती हैं और अंदर हथौड़े तारों पर चोट करते हैं। फिर उसे हवा के प्रवाह वाले उपकरणों में कैसे रखा जा सकता है? मैं समझाता हूँ। ऐतिहासिक रूप से शुरुआती कीबोर्ड उपकरण जो थे, जैसे पाइप ऑर्गन या हमारा हारमोनियम, ये पूरी तरह से हवा के दबाव पर काम करते थे। उत्पत्ति हवा को नियंत्रित करने वाले तंत्र से हुई थी। तो ये वर्गीकरण केवल संगीत का नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का भी एक बहुत ही तार्किक हिस्सा है। एकदम सही। वैदिक काल की कचपी वीणा से लेकर आज तक ध्वनि का ये विज्ञान ऐसे ही संरक्षित रहा है। अब अगर हम इस विज्ञान और प्राचीन जड़ों से आगे बढ़ें, तो समय के साथ इन वाद्य यंत्रों ने बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से अपना रूप भी बदला है। हाँ, जिसे हम सांस्कृतिक विकास और नवाचार कहते हैं। क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत सख्त और नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट रूप से फ्यूजन और बाहरी संस्कृतियों का खुला स्वागत दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। भारतीय संस्कृति हमेशा से समावेशी रही है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दिल्ली सल्तनत के समय का है। वो महान कवि अमीर खुसरो वाला किस्सा? हाँ, अमीर खुसरो ने पखावज को बीच से काटकर तबले का आविष्कार किया था। मतलब एक बड़े वाद्य यंत्र को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। सही कहा। पखावज की भारी ध्वनि को बांटकर तबले की तेज और स्पष्ट ध्वनि बनाई गई। और सिर्फ यही नहीं, भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिलाकर सितार का निर्माण हुआ। तो सितार केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 2 महान संस्कृतियों के मिलन का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक हो गया, भारतीय और ईरानी। बिल्कुल। और जब ये वाद्य यंत्र इतने विकसित हुए तो ऐसे महान कलाकार भी आए जिन्होंने इन्हें अपनी आत्मा दी। हाँ, उन महान उस्तादों की बात करना तो बहुत आवश्यक है, जिन्होंने इन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। बिना उस्तादों के वाद्य यंत्र तो बस निर्जीव ढांचे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण ले लीजिए।
हाँ, शहनाई के उस्ताद। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर उनका वादन। वो पूरे राष्ट्र की आवाज बन गया था। बिल्कुल। और इसी योगदान के लिए उन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था। और शहनाई के इसी घराने में एक और नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बागेश्वरी कमर का। अच्छा। हाँ, वो इकलौती महिला शहनाई वादक हैं। उन्होंने पुरुष प्रधान वाद्य यंत्र में अपनी जगह बनाकर एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ा। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। और अगर तंतु वाद्य यंत्रों की तरफ देखें तो अमजद अली खान साहब ने 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था। हाँ, वो भारतीय संगीत की एक बहुत बड़ी वैश्विक गूंज थी। बिल्कुल। और पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी ने संतूर को जो वैश्विक पहचान दिलाई, वो भी कमाल है। और एमएस सुब्बुलक्ष्मी का योगदान भी तो है। हाँ, जो 1998 में भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार बनी। सही बात है। लेकिन इन सब के बीच स्रोतों में गिटार का जो अनुकूलन बताया गया है, वो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। आप पंडित विश्व मोहन भट्ट के नवाचार की बात कर रही हैं। हाँ, उन्होंने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल ढालकर मोहन वीणा का आविष्कार किया। बिल्कुल, उन्होंने गिटार में तर्ब के तार और स्लाइड बार जोड़ दिए। अगर मैं इस पर एक उपमा दूं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पश्चिमी भाषा को, मतलब गिटार को, भारतीय व्याकरण में यानी शास्त्रीय रागों में बोलना सिखा दिया गया हो। बहुत ही सटीक उपमा है ये। इन उस्तादों ने सिर्फ संगीत नहीं बजाया, बल्कि इतिहास रचा है। हाँ। नोबेल समारोह से लेकर लाल किले की प्राचीर तक इन वाद्ययंत्रों ने भारत की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। सच में। अब अगर शास्त्रीय संगीत के इन बड़े मंचों से थोड़ा हटकर हम लोक संगीत की तरफ चलें तो भारत की क्षेत्रीय विरासत का एक पूरा मानचित्र दिखाई देता है। एक तरह का ऑडियो मैप, जहां हर राज्य की अपनी एक अलग संगीतमय पहचान है। बिल्कुल। जैसे उत्तर और मध्य भारत में पंजाब की तुम्बी है, राजस्थान का अलगोजा और कमाइचा है, और उत्तराखंड की हुड़की है। और अगर पूर्व और पूर्वोत्तर में जाएं तो असम का पेपा, झारखंड का भुआंग और मणिपुर का पेना मिलता है। और दक्षिण या पश्चिम भारत के बारे में क्या? वहाँ महाराष्ट्र का एकतारा, गोवा का घुमुट, केरल का कुझल और तमिलनाडु का नादस्वरम बहुत प्रसिद्ध है। इतने सारे अलग अलग वाद्य यंत्र। पर मैं ये सोच रही थी, भारत के अलग अलग राज्यों में वाद्य यंत्रों में इतनी भारी भिन्नता क्यों है? इसका सीधा सा कारण वहाँ का भूगोल है। अच्छा। क्षेत्रीय वाद्य यंत्र सीधे तौर पर वहाँ के भूगोल और उपलब्ध सामग्री से जुड़े होते हैं, जैसे बांस, मिट्टी या जानवर की खाल। मतलब जहाँ जो चीज आसानी से मिल जाए। बिल्कुल। असम में बांस बहुतायत में है तो पेपा बांस से जुड़ा है। तटीय गोवा में मिट्टी का काम अच्छा होता है तो वहाँ का घुमट मिट्टी के घड़े से बनता है। तो ये संगीत सच में भारत की भौगोलिक विविधता का एक जीता जागता ऑडियो मैप है। हाँ, और इतनी विशाल और विविध धरोहर को बचाने के लिए संस्थागत प्रयास भी बहुत अहम रहे हैं, जिन्हें हम संस्कृति के संरक्षक कह सकते हैं। स्वतंत्रता से पहले 1784 में एशियाटिक समाज की स्थापना हुई थी। सही कहा। और आज़ादी के बाद 1953 में संगीत नाटक अकादमी बनी। और फिर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी तो बना। बिल्कुल। ये सभी संस्थाएं इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी इस इकोसिस्टम को पूरा करने और सहेजने का काम करती हैं। लेकिन जब हम संरक्षण की बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत ही पीड़ादायक घटना का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसे स्रोतों में एक युग का अंत कहा गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन। हाँ, 15 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। हमने सच में एक बहुत बड़े उस्ताद को खो दिया। बिल्कुल, महान तबला वादक। हाँ। उनकी उपलब्धियां देखिए, महज 37 वर्ष की उम्र में उन्हें पद्मश्री मिल गया था। और 2023 में पद्म विभूषण भी मिला था। बिल्कुल। हाँ, उनका जाना संगीत की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सही बात है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंत के साथ भविष्य की कोई नई नींव भी रखी जाती है। स्रोतों में 2025 की एक घोषणा है जिसमें मुझे एक आशा की किरण दिखती है। आप 22 अप्रैल 2025 वाली घोषणा की बात कर रही हैं? हाँ, नितिन गडकरी जी द्वारा मेकर्स एकेडमी की घोषणा आखिरकार संगीतकारों के साथ साथ वाद्य यंत्र बनाने वाले शिल्पकारों पर, द मेकर्स पर ध्यान दिया जा रहा है। ये कदम इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये बांसुरी, तबला और अन्य वाद्ययंत्र बनाने वाले कारीगरों के उद्योग को लाभप्रद बनाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बिना इन कारीगरों के उस्ताद भी क्या बजाएंगे। यही तो इस संपूर्ण इकोसिस्टम का सारांश है। इसमें संस्थाएं संरक्षक हैं, उस्ताद इसके चेहरे हैं, विज्ञान इसका आधार है और निर्माता यानी मेकर्स इसकी नींव हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि भारतीय संगीत कोई रुकी हुई झील नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है।
जो वेदों से शुरू होकर 2025 तक लगातार नई धाराओं और नवाचारों को खुद में मिला रही है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ, जो स्रोतों से एक कदम आगे की बात करता है। वो क्या है? आज के इस दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिजिटल सिंथेसाइजर किसी भी वाद्य यंत्र की ध्वनि की हूबहू नकल कर सकते हैं। हाँ, एकदम परफेक्ट नकल कर लेते हैं मशीनें आजकल। वही तो क्या वाद्य यंत्र बनाने वाले इन मानव कारीगरों की उंगलियों का जादू और हस्त निर्मित लकड़ी व तारों की वो अपूर्णता, मेरा मतलब है वो इम्परफेक्शन, क्या वही अपूर्णता भविष्य में इंसान और मशीन के बीच का असली अंतर साबित होगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हाथ से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र भविष्य में एक खोई हुई कला बन जाएंगे, या फिर सबसे कीमती विलासिता यानी लग्जरी? सुनने वालों के लिए ये सच में एक बहुत गहरा सोचने का विषय है। बिल्कुल, तकनीक और कला के इस टकराव पर सभी को विचार करना चाहिए। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।